तो अभी भी वही की वही है, पहले भी 100 का। आज थोड़ा सा जुकाम हो गया है मुझे, सर्दी बहुत है। सर्दी तो नहीं है, मौसम थोड़ा सा बदल गया है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है सब जगह पर। इतना ज़्यादा पानी बरस रहा है और गांव की गांव बह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो आप सब लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये जो आपदा चल रही है ना, ये है ही पता नहीं क्यों, ये 2021 2020 से भी ज़्यादा मनहूस निकला। हम सोचते थे कि 2020 ही चलो बेकार है, बहुत लोगों की जानें गई, सब कुछ हुआ 2020 में, अब सब कुछ टल गया है। 2021 उससे भी ज़्यादा बुरा निकला। 2021 में न जाने कितने लोगों की जानें गई, कितने परिवार बेकार हो गए, सब उजड़ गया। अभी भी देखो, हर एक मौसम में कुछ ना कुछ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सर्दियाँ आएंगी ना तो यहाँ पर पूरा हिमयुग आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद राजस्थान में भी बर्फ़ गिरेगी सर्दियों में आके, वहाँ पर भी वो सर्दियाँ भी आएंगी, वो भी अपना कुछ ना कुछ प्रकोप दिखा के जाएंगी। बड़ा ख़तरनाक ही माहौल है हर जगह पर। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, सभी लोग सर्दी से बचें। एग्ज़ाम टाइम है, बिल्कुल पास में आने वाला है, तो इन सब चीज़ों से बच के रहें। चले तो थोड़ा सा बीच बीच में मैं ये ऐसे करता रहूँगा, नहीं करूँगा तो दिक्कत आ जाएगी, वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे आज झेलना पड़ेगा आप लोगों को ऐसे ही, और आवाज़ थोड़ी सी मेरी वैसी रहेगी आज। चले डिमांड की बात करते हैं अपन। देखो, मैंने जैसे कि बताया था आपको, इकोनॉमिक्स में लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है। इकोनॉमिक्स में अपनी खुद की ही इंग्लिश लैंग्वेज है, उसकी खुद की टर्मिनोलॉजीज हैं। तो जो वैज्ञानिकों ने, जो साइंटिस्ट ने अपनी डेफिनेशन दे रखी है, वो तो आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। जैसे ये पेंजोन है, साइंटिस्ट का नाम है पेंजोन, ने डिमांड की अपनी डेफिनेशन दी है। बेनहम है, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है। ऐसे अभी और 2-4 डेफिनेशन पढ़ेंगे, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। तो वो डेफिनेशन आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। बाकी का समझने का आपका अपना अपना तरीका है, कोई भी कैसे भी समझ सकता है। और डिमांड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये डिमांड हमारी जीवन का एक हिस्सा है, हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस है। डिमांड मतलब जो भी आप मांग करते हो, जो कुछ भी। एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप समझे कि भाई आपने मुझसे मांग की, सर हमको MSc एंट्रेंस के लिए कोर्स चाहिए, तो ये क्या है, आपकी डिमांड है। ठीक है, अब इस डिमांड को मैं कैसे अफेक्ट करूंगा? डिमांड जो है ना, वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है प्राइस के साथ। किससे अफेक्ट करती है? प्राइस के साथ, डायरेक्टली कोरिलेट करती है। आपने मुझसे डिमांड की, सर हमको कोर्स चाहिए, ये तो आपकी डिमांड हो गई। आपने क्या डिमांड किया है? आपने एक कोर्स डिमांड किया है कि सर हमको एक कोर्स दे दीजिए। ठीक है, तो आपकी ये डिमांड है, ये कौन बदल सकता है? इस डिमांड पर कोई प्रभाव पड़ सकता है क्या? बिल्कुल पड़ सकता है। इस कोर्स की प्राइस जो है ना, ये आपकी डिमांड को बदल सकती है। आपने अभी तो कहा कि हाँ सर मुझे कोर्स चाहिए, अगर मैंने इस कोर्स की प्राइस, मान लो मैंने कोर्स की प्राइस रख दी 10,000, तो आपकी जो डिमांड है बदल जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे ले क्या नहीं ले, क्योंकि प्राइस 10,000 है। तो हो सकता है आप उसकी डिमांड कम कर दो। और मान लो मैंने उसकी प्राइस रख दी केवल 1,000, तो आपकी डिमांड और बढ़ जाएगी, पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि नहीं, अब तो चाहिए ही चाहिए हमको। तो प्राइस जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, उसको बदलाव करता है। ठीक है, ये तो सिर्फ अपने एक अपना एग्जांपल दिया। ये चीज़ें अपने की ज़िंदगी में, अपनी रेगुलर लाइफ में होती हैं, आपके घर में भी होती है। कोई भी ऐसी कॉमोडिटी ले लो, अपने किचन से कोई भी ऐसा सामान ले लो, खाने पीने का कोई सामान ले लो, जब उसमें महंगाई बढ़ती है, उसकी कीमतें बढ़ जाती है, तो उसकी डिमांड हम धीरे धीरे कम कर देते हैं। आज के टाइम पर तो पेट्रोल का देख लो आप, पेट्रोल जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों ने अपनी बाइक वगैरह थोड़ा सा कम चलाना यूज़ कर दिया। पहले लोग ऐसे घूमने फिरने निकल जाते थे, अब थोड़ा कम निकल रहे हैं। अभी भी निकल रहे हैं, लोगों को कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो अंतर आया है। लोगों के मुंह से कहते हो आपने सुना होगा कि थोड़ा कम घूमो, पेट्रोल की कीमतें देखो कितनी हो रही हैं। तो डिमांड जो है वो धीरे धीरे से कम होती जा रही है। किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो धीरे धीरे उस चीज़ की डिमांड अपन कम कर देते हैं। तो ये वही डिमांड है जो हम मांग कर रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं किसी भी निश्चित क्वांटिटी में, हमको इतनी क्वांटिटी चाहिए। जैसे कि मान लो आप शुगर खरीदने गए, शक्कर बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी ज़िंदगी में, बिना शक्कर के सोचो ज़िंदगी मीठी नहीं होगी। हालांकि ज़िंदगी में आपके जीवन में जो मिठास है ना, वो तो आपके विचारों से आती है। आप कहोगे अरे सर कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप, आ जाती हैं ऐसी बातें, निकलती हैं मुंह से। तो शक्कर के बिना आपकी ज़िंदगी में कोई मिठास नहीं है, सच है ये बात। शक्कर नहीं हो तो काहे की ज़िंदगी कैसी। तो शक्कर बहुत बड़ी चीज़ है, शुगर। आप जैसे कि मार्केट में शुगर खरीदने जाओगे तो आपने कितनी डिमांड की? आप कहोगे सर, दुकानदार से कहोगे कि भाई साहब मुझे 10 किलो शुगर दे दो, तो आपने 10 किलो की डिमांड की है। यही तो आपकी क्या है,
डिमांड है, यही है मांग। जो क्वांटिटी आप मांग रहे हो, शक्कर तो आपकी डिमांड, शक्कर तो नहीं है, शक्कर की क्या क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, वो डिमांड है। ध्यान रखना, शक्कर तो एक कॉमोडिटी है, अब इस कॉमोडिटी की आपको कितनी मात्रा चाहिए, वो क्या कहलाएगी, डिमांड कहलाएगी। जैसे आप नमक खरीदने जा रहे हो मार्केट में, नमक भी बहुत बड़ी चीज़ है, हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। तो नमक मान लो आप खरीदते हो 10 किलो, तो ये जो नमक है ना, ये नमक डिमांड नहीं है, नमक तो कॉमोडिटी है, डिमांड क्या है, ये 10 किलो है। देखो जैसे कि मान लो अब शुगर है जी, मान लो कि यहाँ पर 25 रुपये किलो चल रही है, अभी शुगर जो है वो कितनी चल रही है, 25 रुपये किलो चल रही है। आपकी डिमांड कितनी है, 10 kg की है। अगर मान लो कीमतें बढ़कर 50 किलो हो जाती है, कीमतें जो है वो 50 किलो कर दी हमने पर केजी के हिसाब से, तो हो सकता है अब आप 10 किलो की जगह पर 8 किलो ही खरीदने लगे। हो सकता है आपने जस्ट आधा कर दिया कि भाई 5 किलो ही खाओ, महंगाई बहुत हो गई है, और शक्कर फिर आपकी ज़िंदगी में मिठास नहीं लाएगी, फिर आपकी ज़िंदगी में ये शक्कर है वो डायबिटीज़ लेकर के आएगी, विचार बदल जाते हैं। सोचो ये जो प्राइस है इसने सारी विचार बदल दी। अभी हम क्या कर रहे थे, शक्कर ज़िंदगी में मिठास लाती है, इसकी कीमतें बढ़ गई तो अब शक्कर ज़िंदगी में डायबिटीज़ लेकर के आती है, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो अपन ने कीमतें बढ़ा दी तो आपकी डिमांड है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। जो 10 किलो लेने वाले थे वो 8 किलो पे पहुंच जाएंगे, 5 किलो पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर शक्कर तो नहीं बदली, शक्कर तो आप अभी भी खरीद रहे हो, लेकिन बदला क्या है, वहाँ पर उसकी क्वांटिटी बदल गई। इसलिए जो डिमांड होती है ना, वो ये नहीं होती, डिमांड होती है ये अमाउंट। आप कितनी मात्रा में उस चीज़ की डिमांड आप मांग रहे हो, वो अमाउंट डिमांड है, वो कॉमोडिटी डिमांड नहीं है। कॉमोडिटी तो कॉमोडिटी है, आप कॉमोडिटी को कितना चाह रहे हो, कितना मांगते हो। कोई 5 किलो मांगता है, कोई 10 किलो मांगता है, प्राइस होने पर वही प्राइस बढ़ जाएंगी तो वही 8 किलो मांगेगा, 5 किलो वाला 3 किलो मांगेगा। तो जो अमाउंट है वही उसकी डिमांड है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। क्या क्या डेफिनेशन दी है वो एक एक बार देख लेते हैं। एज इट इज़ इन डेफिनेशन को आप लोग याद कर लेना, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या है, बड़ी सिंपल सी है, डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। ये डेफिनेशन किसने दी है, पेंजोन ने दी है। मांग क्या है, प्रभावपूर्ण इच्छा है। मैंने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर करके, कुछ हिंदी की किताबें हैं मेरे पास, उनमें से देख देख करके मैंने डेफिनेशन लिखी है। शायद हिंदी में आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए, क्योंकि इंग्लिश तो इसकी बहुत, इकोनॉमिक्स की इंग्लिश ही, इकोनॉमिक्स की जो लैंग्वेज है ना वही सबसे ज़्यादा उसको टफ बनाती है, बाकी का इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जीवन में रोज़ होती है। सबसे अच्छा इकोनॉमिस्ट मैंने बताया था ना कौन होता है, आपके घर में सबसे अच्छा इकोनॉमिस्ट है आपके माताजी, आपकी पिताजी, जो आपका घर चला रहे हैं, सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट है। लेकिन उनको पढ़ने को दे दो तो वो कहे अरे हमको नहीं पढ़ा जाएगा, बहुत टफ है। क्यों है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, बस इसलिए ये टफ लगती है, बाकी का इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है। ठीक है, तो पेंजोन ने क्या डेफिनेशन दी है डिमांड की, डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। मांग क्या है, एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। उसके बाद देखो बेन हमने एक डेफिनेशन दी है, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। हिंदी में देख लो, किसी विशेष समय पर किसी विशेष वस्तु को, किसी विशेष समय पर किसी वस्तु की मांग किसी दी हुई कीमत पर उस वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा है, अमाउंट। इसको हमेशा याद रखना, अमाउंट है। ठीक है, ये एज इट इज आपको याद करनी ही करनी है। उसके बाद आ जाओ मेयर की डेफिनेशन। मेयर ने क्या डेफिनेशन दिया, द डिमांड ऑफ अ गुड इज अ शेड्यूल फॉर द अमाउंट दैट बायर वुड बी विलिंग टू परचेस एट ऑल पॉसिबल प्राइस एट वन इंस्टेंट टाइम। ये डेफिनेशन किसने दी है, मेयर ने दी है। हिंदी में क्या है, किसी वस्तु, ये हिंदी इसी का ट्रांसलेशन है, किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की सारणी होती है जिन्हें क्रेता समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर खरीदने को तैयार रहता है या खरीदने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, ये हिंदी वाला याद मत करना, हिंदी वाला सिर्फ आपको इसका ट्रांसलेशन के लिए कि आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। याद आपको यही करनी है, इंग्लिश वाली डेफिनेशन ही याद करनी है। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पर मिल, ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर लगा दीजिए IMP। क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या बताया, डिमांड इज दैट अमाउंट फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस। इन्होंने सिंपल सी क्या कहा कि भाई डिमांड क्या है, वो अमाउंट है किसी भी चीज़ का। जो मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि भाई शक्कर चाहिए, शक्कर एक कॉमोडिटी है, उसकी डिमांड हम कितनी कर रहे हैं, 10 किलो की डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड क्या है, एक अमाउंट है, कोई भी चीज़। अब वो एनीथिंग में क्या है, एनीथिंग में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, शक्कर हो सकती है, पेट्रोल हो सकती है, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हो सकती है।
अमाउंट ऑफ एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस, वही क्या है डिमांड। लेकिन यहां पर एक चीज हमें और याद करनी पड़ेगी जो कि मिलर ने कहा है अपनी डेफिनेशन में, दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड इन दिस कनेक्शन। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, हमें ये भी याद रहना चाहिए दैट दिस इज नॉट अ फिक्स अमाउंट। ये जो हम अमाउंट की डिमांड कर रहे हैं ना, ये फिक्स नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा ना पहले कि भाई शक्कर है, ये शक्कर क्या है, एनीथिंग है, मतलब आपकी कॉमोडिटी है। आप कितने अमाउंट की डिमांड कर रहे हो, 10 kg की डिमांड कर रहे हो कि भाई 10 किलो शक्कर हमको चाहिए पर मंथ की। क्या ये फिक्स है? क्या ज़िंदगी भर आपको 10 किलो ही चाहिए? नहीं ना, ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा, प्राइस पर, चेंजेस विद द चेंज इन प्राइस। इसमें क्या कहा है मिलने, दिस इज नॉट अ फिक्स अमाउंट बट इट चेंजेस विद द चेंजेस इन प्राइस। अगर इसकी प्राइस बढ़ जाए, शक्कर का भाव अगर बढ़ जाए तो यहाँ पर डिमांड भी चेंज हो सकती है। जरूरी नहीं है कि शक्कर का भाव कम हो जाए तो हो सकता है डिमांड और बढ़ जाए, दोनों चीज़ें हैं। ये शक्कर का भाव, अभी शक्कर क्या है, मिठास लाती है ज़िंदगी में, शक्कर का भाव बढ़ जाएगा तो ये शक्कर क्या है, फिर डायबिटीज़ लेकर के आएगी। और अगर शक्कर का भाव कम हो जाए तो आप 10 की जगह 15 किलो शक्कर खाने लगोगे, फिर कहोगे कि शक्कर से तो ज़िंदगी में और ज़्यादा मिठास आने लगी है। तो डिमांड प्राइस की वजह से चेंजेस होती है, प्राइस से पूरा की पूरा उस पर डायरेक्ट अफेक्ट होता है। ये किसने बताया अपनी डेफिनेशन में, मिलने, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन जाती है। हिंदी में क्या है भाई, मांग किसी मूल्य पर मांगी गई मात्रा है। और इस संबंध में हमें यह भी याद रखना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह कोई निश्चित मात्रा नहीं है, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये चेंज होता रहता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, चेंजेस इन द प्राइस। प्राइस में चेंज होगा तो इसकी जो अमाउंट हमने डिमांड की है उसकी अमाउंट में भी चेंज हो जाएगा। कीमत में परिवर्तन के अनुसार यह मात्रा भी, यह अमाउंट भी हमारा बदलता रहता है। उसके बाद आ जाओ मार्शल की डेफिनेशन, इस पर भी लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्शल की डेफिनेशन, मार्शल ने जो डेफिनेशन दी है ना, वही आगे चल के लॉ ऑफ डिमांड बना है एक्चुअल में, ये कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो कहा और लॉ ऑफ डिमांड में जो बात कही गई है सेम टू सेम है। इन्होंने क्या कहा, द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विद द फॉल इन प्राइस। बड़ी सिंपल सी बात कही है कि भैया जब कीमतें कम होंगी, जब उसकी कीमत गिरेंगी तब डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, किसी भी चीज़ की अमाउंट का जो अमाउंट डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड डिमिनिशेस विद द राइज इन प्राइस, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा, और अगर मान लो इसकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाएगी, वाइस वर्सा हो गया, दोनों अपोजिट हो गए। डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, प्राइस के। डिमांड बढ़ाओगे, सॉरी प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम होगी, प्राइस घटाओगे तो डिमांड बढ़ने लगेगी, सिंपल सी बात है। तो मूल्य कम होने पर मांग बढ़ जाती है और मूल्य बढ़ने से मांग की मात्रा कम हो जाती है। ये किसकी डेफिनेशन थी, मार्शल की। और यही सेम टू सेम रख दिया है किसके अंदर, लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल, वही चीज़ है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर गिरती है देन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर इट विल बी राइज। हम जो डिमांड कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी की हम डिमांड कर रहे हैं वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और अगर प्राइस जो है किसी कमोडिटी की वो बढ़ रही है तो फिर जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं वो कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसी यदि किसी वस्तु की कीमत गिरती है, कीमत गिर गई तो उसकी मांग जो है वो बढ़ जाएगी, मांग करने वाली जो मात्रा बढ़ जाएगी। पहले 10 किलो मांग रहे थे, अब 15 किलो मांगेंगे। और अगर मान लो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वो 10 किलो से मान लो अब 8 किलो रह जाएगी, तो उसकी मांग की मात्रा घट जाएगी। यही है क्या, लॉ ऑफ डिमांड। और देखो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड के अंदर बड़ी सिंपल सी, मैंने आपको पहले बता दिया, जो डिमांड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्राइस की। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, ये तभी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, या कह सकते हैं अपन की जो लॉ ऑफ डिमांड है वो तभी काम करेगा जब कुछ चीज़ें, यहाँ पर मैंने लिखा है कंडीशन अप्लाई। डिमांड पूरा सेंटेंस क्या है, द डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ये डिमांड वापस से कैसे आ गया, डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। डिमांड किसके है, प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वाइस वर्सा, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड और डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, ठीक है। बट कंडीशन अप्लाई, यहाँ पर कुछ कंडीशन अप्लाई होंगी, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो सेम होने चाहिए तभी ये नियम काम करेगा। कौन सा वाला, डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, कि अगर मान लो, और या फिर उल्टा कर दो, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। मतलब यहाँ पर अगर प्राइस बढ़ाते हो तो डिमांड कम हो जाएगी,
यहाँ पर प्राइस बढ़ाते हो तो डिमांड कम हो जाएगी। कैसे भी समझना है, प्राइस कम करते हो तो डिमांड बढ़ जाएगी। कोई भी एक लिख लो, ये लिख लेते हैं। चलो, प्राइस बढ़ाई तो डिमांड कम हो गई, या अलग अलग लिख लें इसको भी। देखो, एक कंडीशन क्या है कि भाई प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। एक कंडीशन क्या है कि प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। यही है, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, यही है। लेकिन ये तभी, यही तो क्या है आपका लॉ ऑफ डिमांड है, इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई है, कुछ चीज़ें सेम होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें सेम होनी चाहिए? एक, जो कंज्यूमर है, भाई डिमांड कौन कर रहा है, कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब प्रेफरेंस, ये नहीं बदलना चाहिए, उसका टेस्ट और प्रेफरेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अफेक्ट कर जाती है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मान लो आप कोई भी एक चीज़ ले लो, जैसे कि मान लो कि आप क्या लें, अपन कुछ भी पिज़्ज़ा ले लेते हैं। चलो, पिज़्ज़ा, हमने पिज़्ज़ा ले लिया, स्पेलिंग ठीक है पिज़्ज़ा विज़्ज़ा की, ठीक है, अपन ने तो देखे नहीं। आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि मैंने आज तक कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया, कभी नहीं खाया मैंने पिज़्ज़ा आज तक। देखा बहुत है, मन भी करता है कभी खाने का, फिर कभी मौका लग ही नहीं पाया पिज़्ज़ा खाने का, तो कभी खाया ही नहीं। छोड़ो यार, कभी लगेगा तो खाएंगे पिज़्ज़ा भी। तो जैसे कि पिज़्ज़ा है, ठीक है, इस पिज़्ज़ा की कीमत कितनी है, 100 रुपये है। भाई 100 रुपये इसकी कीमत है, लोगों की डिमांड है, कंज्यूमर इसको बढ़िया अच्छे से मज़े से खा भी रहे, प्राइस वही है, सब कुछ है। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि कंज्यूमर इस पिज़्ज़ा को खाना बंद कर रहे हैं, मतलब उनकी जो डिमांड है पिज़्ज़ा के लिए वो कम हो रही है। पिज़्ज़ा के लिए डिमांड क्या है, इसकी कम हो रही है। तो आप यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड लगा दोगे, आप कहोगे कि सर प्राइस डिमांड इसलिए कम हो रही है कि हो सकता है इसकी प्राइस बढ़ गई हो। यही कहोगे ना कि भाई पिज़्ज़ा पहले 100 रुपये में था, अब हो सकता है वो पिज़्ज़ा 150 रुपये का आ रहा हो, इसलिए लोगों ने खरीदना खाना उसको बंद कर दिया हो। अगर मैं कहूँ नहीं कि चलो भैया इसकी जो प्राइस है वो नहीं बढ़ी है, मैंने यहाँ पर कह दिया कि नहीं इसकी प्राइस 100 की 100 रुपये ही है, पहले भी इसकी प्राइस 100 थी, अब भी इसकी प्राइस 100 है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे कंज्यूम करना बंद कर दिया, इसकी डिमांड कम होती जा रही है। इसके पीछे वजह क्या है? यहाँ पर तो लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं किया। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, किसी चीज़ की डिमांड तब गिरेगी जब उसका प्राइस बढ़ जाए। यहाँ पर तो डिमांड गिर गई, लेकिन प्राइस तो अभी भी वही की वही है, पहले भी 100 का है, अब भी 100 का है, लेकिन डिमांड कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर टेस्ट और प्रेफरेंस काम कर सकता है। हो सकता है इस पिज़्ज़ा का जो टेस्ट है वो बदल गया हो, या हो सकता है ये कंज्यूमर इस पिज़्ज़ा को खा खा के पक गया हो कि यार अब नहीं खाना, पिज़्ज़ा बहुत खा लिया। या हो सकता है इस पिज़्ज़ा का टेस्ट बदल गया हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। या हो सकता है ये पिज़्ज़ा जिस रेस्टोरेंट में मिलता हो उस रेस्टोरेंट के मालिक का, वहाँ पर काम करने वाले स्टाफ का बिहेवियर अच्छा ना हो, वो रेस्टोरेंट गलत जगह पर आ गया हो, आप वहाँ जाने में कतरा रहे हो कि भाई गलत जगह पर, बेकार गंदी सी जगह पर, उस रेस्टोरेंट के अंदर साफ़ सफाई ना हो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर काम हो सकते हैं। टेस्ट और प्रेफरेंस, तो मैंने कहा क्या इस टेस्ट, पिज़्ज़ा का टेस्ट बदल सकता है, ठीक है। हो सकता है इसी पिज़्ज़ा, ये जो शॉप है पिज़्ज़ा की, इसी शॉप के बगल में कोई दूसरा पिज़्ज़ा वाला आ गया हो, कोई दूसरा पिज़्ज़ा वाला आ गया हो, तो इस पिज़्ज़ा की कीमत वही की वही है, लेकिन इसकी डिमांड जो है वो कम हो गई है, लोग कहीं और जाके शिफ्ट होने लग गए। बात समझ रहे हो ना? प्राइस हमने नहीं घटाई, यहाँ पर बदला क्या है, जो कंज्यूमर है, जो खाने वाला है, उसका टेस्ट बदल गया, उसका प्रेफरेंस बदल गया। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फिर काम किया क्या? नहीं किया। तो लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा जब उस कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस वही होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। मतलब कंज्यूमर अभी भी उसकी डिमांड कर रहा है, पिज़्ज़ा की डिमांड कर रहा है, वो अभी भी उस चीज़ को चाहता है, लेकिन फिर उसकी डिमांड गिर रही है, तो वो सिर्फ किसकी वजह से गिरेगी? अगर कीमत बढ़ेगी तो। यहाँ पर हमने कीमत नहीं बढ़ाई, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड गिर गई, तो उसके पीछे एक कमी क्या हो सकती है कि भाई टेस्ट या प्रेफरेंस कंज्यूमर का बदल गया होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड में ये वाला जो फॉर्मूला हमने बताया, ये जो कंसेप्ट अपन ने बताया, ये तभी काम करेगा जब ये ना बदले, ये नहीं बदलना चाहिए। टेस्ट और प्रेफरेंस कंज्यूमर का सेम टू सेम होना चाहिए, जैसा पहले था वैसा अभी भी होना चाहिए। बात समझ गए? दूसरा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है ये तो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मैंने कहा यहां पर, इसको फिर से समझ लो, सेम चीज को, ज्यादा खिचड़ी बन गई है यहां पर, कि ये रहा कंज्यूमर, ठीक है, ये रहा पिज्जा। कीमत क्या है इसकी? 100 रुपया है, ठीक है। ये कंज्यूमर है, इसका टेस्ट हमने नहीं बदला है, कोई दिक्कत नहीं आई टेस्ट में, आसपास कोई दूसरा रेस्टोरेंट भी नहीं खुला है, स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, साफ सफाई भी बहुत अच्छी है,
सब कुछ बहुत अच्छा है, प्राइस भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस कंज्यूमर की जो डिमांड है इस पिज़्ज़ा के लिए वो कम हो गई। अब क्या वजह हो सकती है? पहले तो हमने ये वजह बता दी कि भाई इसकी प्राइस नहीं बदली थी, फिर भी कंज्यूमर का बिहेवियर बदल गया था, फिर भी कंज्यूमर का डिमांड बदल गई थी, डिमांड उसकी कम हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि उसका टेस्ट और प्रेफरेंस बदल गया होगा। अब हमने कहा कि नहीं, इसका टेस्ट, इसका प्रेफरेंस नहीं बदल रहा है, इसको कोई दूसरी दुकान का पिज़्ज़ा पसंद नहीं आ रहा है, इसको यही पिज़्ज़ा खाना है, इसको यही पिज़्ज़ा, टेस्ट भी सब कुछ वही है, वो खाना भी चाहता है, लेकिन डिमांड कम हो रही है। तो इसके पीछे और वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे वजह हो सकती है उसकी इनकम। भाई मान लो कि पहले उसकी इनकम थी 20,000 रुपये, पहले उनकी इसकी इनकम क्या थी? 20,000 रुपये थी। तो 20,000 रुपये में वो अपना खर्चा भी चलाता था, मार्केट में जाकर पिज़्ज़ा भी खाता था, बच्चों को भी खिलाता था। अब मान लो किसी वजह से उसकी इनकम 10,000 रुपये रह गई है। अब 10,000 रुपये में वो अपना घर का खर्चा ही चला पाएगा, पिज़्ज़ा नहीं खा पाएगा। तो उसकी जो इनकम है वो भी डिमांड पर अफेक्ट डालती है। तो यहाँ पर भी काम किया क्या? लॉ ऑफ डिमांड का कोई मतलब नहीं रहा। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता है? प्राइस और डिमांड का रिलेशन कहता है कि भाई प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड घटेगी, यहाँ पर डिमांड घट गई, प्राइस तो वही की वही है। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ और काम करती है, वो क्या है? इनकम। कंज्यूमर की इनकम भी यहाँ पर काम कर जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड में ये वाला जो कंसेप्ट है वो कब काम करेगा? जब ये भी सेम होना चाहिए, मतलब कंज्यूमर की इनकम नहीं बदलनी चाहिए। इनकम पहले भी 20,000 थी, आज भी 20,000 होनी चाहिए, तभी ये लॉ ऑफ डिमांड काम कर पाएगा। अगर इनकम बदल गई तो फिर ये लॉ ऑफ डिमांड काम कैसे करेगा? फिर तो यहाँ पर कुछ अलग ही माहौल बन जाएगा। बात समझ में आई? उसके बाद देखो एक और कंडीशन बताएं आपको। तीसरी कंडीशन है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। एक ये भी होता है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। इसमें अपन कोई और एग्जांपल लें, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, यहाँ पर चाय का एग्जांपल ले लो। चाय का आपने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। ये रहा कंज्यूमर, ये तो रहा कंज्यूमर, ठीक है। अब यहां पर चाय पीता है, लेकिन एकदम से देखा कि भाई चाय की डिमांड जो है वो मार्केट में कम हो रही है, चाय की जो डिमांड है वो मार्केट में कम हो गई। आप इसमें लॉ ऑफ डिमांड लगा दोगे, आप कह दोगे सर उसकी डिमांड इसलिए कम हुई होगी क्योंकि प्राइस जो है वो चाय की बढ़ गई होगी, इसलिए कम हो गई होगी। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग तो यही होगा। लेकिन मैं कहूँगा नहीं भाई, इसकी प्राइस जो है वो नहीं बढ़ी है, प्राइस अभी भी वही है। मान लो पहले ये 50 रुपये की आती थी, तो आज भी ये 50 रुपये किलो ही मिल रही है, वही है। प्राइस इसकी हमने नहीं बढ़ाई, लेकिन फिर भी डिमांड कम हो गई, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड तो यहाँ काम ही नहीं किया। तो फिर ये डिमांड कम कैसे हुई? डिमांड इसलिए कम हो गई कि चाय से मिलता जुलता कोई दूसरा रिलेटेड प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब अपन इसकी बात करें तो ये दोनों ऊपर के कांस्टेंट रहेंगे, ये दोनों नहीं बदलेंगे। मतलब यहाँ पर व्यक्ति को चाय का टेस्ट नहीं बदला है, चाय तो उसको अभी भी पसंद है, प्रेफरेंस ही वो चाय को देता है। व्यक्ति की इनकम भी नहीं बदली है, इनकम भी उसकी सेम है, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि चाय के कॉम्पिटिशन में कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है। दूसरा प्रोडक्ट जैसे कि कॉफ़ी मार्केट में उतर आई। मार्केट में क्या आ चुकी है? कॉफ़ी आ चुकी है। तो जो व्यक्ति पहले चाय पीते थे, हालांकि चाय पीने वाले तो ऐसे होते हैं, टी लवर कहते हैं, उनके लिए एक नया नाम है टी लवर। मैं भी बहुत बड़ा टी लवर हूँ, दिन भर में बहुत चाय पी जाती है, लेकिन अब घर में तो चाय नहीं पीता कोई। पहले जॉब में थे तो दिन भर की कम से कम 8 से सुबह 9 बजे से जाते थे कॉलेज, शाम के 5 बजे तक कॉलेज में रहते थे, तो दिन भर चाय चलती रहती थी, हर दूसरी क्लास के बाद चाय, हर दूसरी क्लास के बाद चाय। अब तो चाय खत्म हो गई। लेकिन मार्केट में ये सच बात है, ऐसा हुआ भी है। पहले कॉफ़ी का इतना चलन नहीं था, पहले चाय का बड़ा चलन था। लेकिन जब इस कॉफ़ी को लाया गया मार्केट के अंदर, चाय का सब्स्टिट्यूट है ये, तो बहुत सारे लोग जो चाय पीते थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए? कॉफ़ी पे शिफ्ट हो गए। डिमांड चाय की धीरे धीरे कम हो गई। तो इसमें क्या हुआ? आपने प्राइस जो है ऑफ द रिलेटेड गुड वो है। अब एक चीज़ और यहाँ पर, जैसे चाय जो है वो 50 रुपये की मिल रही है, अब कॉफ़ी पर भी वो तभी शिफ्ट होगा जब कॉफ़ी चाय से सस्ती मिले। ऐसा नहीं है कि कॉफ़ी मिल रही है 100 रुपये की, कॉफ़ी मान लो 100 रुपये की मिल रही है, तो फिर डिमांड तो कॉफ़ी काय को खरीदेगा, चाय ही पिएगा आदमी। मान लो कॉफ़ी मिल रही है अब 30 रुपये की, कॉफ़ी कितने की मिल रही है? 30 रुपये की मिल रही है। चाय मिल रही है 50 रुपये की, तो आदमी सोचेगा चाय से अच्छा तो कॉफ़ी मंगाओ, कॉफ़ी 30 की आती है, काम दोनों का वैसा ही है लगभग तो वो चाय की जगह पर कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? क्या उसकी प्राइस बढ़ी चाय की? नहीं बढ़ी। क्या उसका टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या उसकी इनकम चेंज हुई? नहीं हुई। क्या हुआ चेंज? क्या हुआ चेंज? ये हुआ कि उससे मिलता जुलता एक और प्रोडक्ट मार्केट में था, उसकी जो प्राइस है उसमें बदलाव आ गया,
जिसकी वजह से उसकी डिमांड कम होगी। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, टेस्ट, इनकम और प्राइस। ये तीनों चीज़ें सेम अगर हैं तब तो ये लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाला जो प्रिंसिपल है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ये तभी काम करेगा जब टेस्ट और प्रेफरेंस कंज्यूमर का सेम होना चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए, कंज्यूमर की इनकम नहीं बदलनी चाहिए, और जो रिलेटेड उससे मिलते जुलते कोई दूसरे प्रोडक्ट मार्केट में है उनकी प्राइस में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तब तो ये काम करता है। समझ गए? अब देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिमांड, अलग अलग टाइप की डिमांड है। पहली तो है प्राइस डिमांड। ये प्राइस डिमांड सेम टू सेम आपकी यही है, लॉ ऑफ डिमांड। जो बातें लॉ ऑफ डिमांड में कही गई हैं वही सेम टू सेम प्राइस डिमांड के अंदर भी है, तो इसको समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो अपने समझ ही लिया। लॉ ऑफ डिमांड ही एक्सप्लेन करता है किसको? प्राइस डिमांड को। इसको समझो आप इनकम डिमांड को। इनकम डिमांड से भी, इनकम मतलब यहाँ पर तो प्राइस का, प्राइस डिमांड में क्या है? प्राइस डिमांड में प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिमांड के। ये तो प्राइस डिमांड है, प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन। यहाँ पर इनकम डिमांड बोला गया है। यहाँ पर जो इनकम होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिमांड के। इसको बोलते हैं इनकम डिमांड। किसी व्यक्ति की इनकम जब बढ़ जाए, मान लो अभी उसे 20 के मिल रही है, 20,000 रुपये मिल रही है, अगर उसकी इनकम जो है वो 30,000 बढ़ जाए तो सीधी सी बात है उसकी जो डिमांड है, बहुत सारी चीज़ें, 20,000 में मान लो उसके पास कोई वो चीज़ खाता था, मान लो कि वो 20,000 में मान लो कि वो हफ्ते में 2 बार बाहर का पिज़्ज़ा खाता था, बाहर में जाकर वो पिज़्ज़ा 2 बार खाता था 20,000 की तनख्वाह में, 30,000 हो गई है, तो अब वही व्यक्ति बाहर जाकर के 3 बार पिज़्ज़ा खाएगा, अपनी फैमिली को भी ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इनकम बढ़ने से उस कॉमोडिटी की जो प्राइस है वो भी बढ़ रही है। जैसे पहले 20,000 थी तो वो कम गोल्ड खरीदता था, कम अपने शौक पूरे करता था, अब 30,000 होगी, थोड़ा सा वो गोल्ड वगैरह भी ज़्यादा खरीदेगा, थोड़े शौक पूरे करेगा अपने और बढ़ाएगा। तो यहाँ पर किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस भी, उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर प्राइस और डिमांड का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर इनकम और डिमांड का है। तो इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिमांड के। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, अगर इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। कॉमन सी बात है, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई है। अब देखो, जब अपन ने कहा प्राइस और डिमांड, इस चीज़ को समझना, ये प्राइस और डिमांड वाला रिलेशन या डिमांड और प्राइस वाला रिलेशन ये कब काम करेगा? जब ये तीनों चीज़ें सेम हो। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? इनकम वाली बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? इनकम और डिमांड की। तो फिर क्या क्या सेम होना चाहिए? यहाँ पर सेम होना चाहिए, प्राइस सेम होना चाहिए, ठीक है, रिलेटेड गुड का प्राइस सेम होना चाहिए, और टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस सेम होना चाहिए। ये 4 चीज़ें हैं, इसको ध्यान से समझना। प्राइस और डिमांड का रिलेशन, ठीक है, दूसरा है टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझे, जब हम इसकी बात करेंगे तो इन तीनों को सेम रखो, ठीक है। जब हम इनकम की बात करेंगे तो फिर इसको और इन तीनों को सेम रखो। यहाँ पर हमने किसकी बात कर रहे हैं? इनकम और डिमांड की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या चीज़ें सेम होनी चाहिए? प्राइस डिमांड वहाँ पर काम नहीं करे, मतलब प्राइस सेम होनी चाहिए, टेस्ट प्रेफरेंस सेम होना चाहिए, और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड वो भी सेम होनी चाहिए, तब ये इनकम डिमांड वाला काम करता है। उसके बाद आ जाओ अपना क्रॉस डिमांड। इसको भी समझे अपन, ये हालांकि अपन ने देख ही लिया है क्रॉस डिमांड क्या होता है, वही रिलेटेड गुड वाला चक्कर है। यहाँ पर क्या होता है भाई? डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट कंज्यूमर परचेज पर यूनिट ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्राइजेज ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। बड़ी सिंपल सी बात है, जब मार्केट में कोई दूसरी रिलेटेड कमोडिटी आ जाती है तो पहली वाली जो कमोडिटी है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ठीक है, जो कि अपन ने बता दी। यहाँ पर वही सेम चीज़ फिर आ गई। अब यहाँ पर देखो, अपन यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? अपन प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, इसकी बात कर रहे हैं अपन, तो फिर इन तीनों को सेम रखो। ये कब काम करेगा? जब ऊपर वाले 3 फैक्टर सेम हो। पहला वाला फैक्टर कब काम कर रहा था? जब ये तीनों फैक्टर सेम होते थे। इनकम कब काम करेगी? जब ये 3 फैक्टर सेम हो। अब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड ये कब काम करेगा? जब प्राइस, डिमांड, अपना टेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस और इनकम ये तीनों सेम हो। तो वही यहाँ पर है। क्रॉस डिमांड में क्या होता है कि भाई प्राइस भी कम नहीं हुई, उसका टेस्ट वगैरह भी सब कुछ सेम है, ठीक है, फिर भी उसकी डिमांड कम हो रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई रिलेटेड प्रोडक्ट आ गया, जैसे कि चाय और कॉफ़ी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। किसी भी चीज़ का सब्सटीट्यूट, किसी भी चीज़ का अल्टरनेटिव जो मार्केट में आ जाए तो हम उस चीज़ को धीरे धीरे उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आज की डेट में अपन देखते हैं जिनके सब्सटीट्यूट आते जा रहे हैं और वो चीज़, पहले वाली चीज़ें जो है वो ख़त्म होती जा रही है, धीरे धीरे वो कम होती जा रही हैं, ठीक है। इसी को अपन लोग, ऐसी जो कमोडिटीज़ होती हैं इनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कहते हैं।
जो एक चीज़ की डिमांड को कोई दूसरी कमोडिटी, जैसे एक कमोडिटी है एक्स, ये मार्केट में अपना दबदबा बनाया हुआ है, इसका कोई सब्सटीट्यूट मार्केट में आ जाए बाय, इसका कोई सब्सटीट्यूट मार्केट में, जैसे कि एक अच्छा एग्जांपल अपन दें, जैसे कि मान लो मैंने कहा मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, मार्केट में मस्टर्ड ऑयल है 50 रुपया लीटर है, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर है, 50 रुपये लीटर चल रहा है, लोग मस्टर्ड ऑयल खरीद रहे हैं, बढ़िया है। मार्केट में अचानक से आया सोयाबीन ऑयल, मार्केट में क्या आया, सोयाबीन ऑयल आया, मान लो कि ये आ गया 40 रुपया लीटर के हिसाब से। तो ये सोयाबीन क्या है, ये भी एक ऑयल है। तो पहले जो लोग मस्टर्ड का ऑयल खा रहे थे 50 रुपये लीटर में, उन्होंने देखा कि सोयाबीन ऑयल मार्केट में आया है, उतना ही फायदेमंद है, सब कुछ वैसा ही है और उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हमारी सेहत के लिए भी ठीक ठाक है और 40 रुपये में आ रहा है। तो वो लोग जो कंज्यूमर पहले मस्टर्ड को ले रहे थे वो अब सोयाबीन ऑयल लेंगे। तो डिमांड किसकी कम हो गई, इसकी कम हो गई। क्या इसने प्राइस के संग कोई छेड़खानी करी, नहीं करी, प्राइस अभी भी 50 रुपये लीटर ही है, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड कम हो गई क्योंकि सोयाबीन मार्केट में आ गया, सोयाबीन का तेल मार्केट में आ गया। तो सोयाबीन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल ये दोनों क्या हो गए, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गए। ऐसे चाय और कॉफ़ी का रिलेशन था, कॉफ़ी तो पहले चाय का बहुत चलन था, लेकिन जब से कॉफ़ी मार्केट में आया है तो बहुत सारे जो टी लवर थे वो कॉफ़ी लवर बन गए, टी से वो चाय की तरफ चले गए। आज भी आपने देखा होगा कई बार, अगर मान लो कॉफ़ी नहीं होती, आप खुद ही सोचो कि अगर कॉफ़ी नहीं होती तो हर कोई व्यक्ति चाय ही पीता, कॉफ़ी वाला भी चाय मांगता। लेकिन आज अपने पास दो ऑप्शन है, टी भी है और कॉफ़ी है। जिनको चाय पसंद नहीं है वो कॉफ़ी मांग लेते हैं, जिनको कॉफ़ी पसंद नहीं है वो चाय मांग लेते हैं। तो ये दोनों सब्सटीट्यूट है, दोनों एक दूसरे की डिमांड को कम ज़्यादा करते रहते हैं। ठीक है भाई, तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। जैसे ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो एक चीज़ मार्केट में ऑलरेडी है और कोई दूसरी चीज़ मार्केट में आ जाए उसी से रिलेटेड उसका सब्सटीट्यूट और वो उसकी डिमांड कम कर दे, उसी को क्या कहते हैं अपन, क्रॉस डिमांड। समझ गए, ये ठीक वैसा ही हो गया जैसे कि आजकल कुछ बच्चे मुझसे भी कहते हैं कि सर जब से आप आए हो आपने बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो वो कम करा दिए आपने। जैसे कि मान लो कोई इंस्टीट्यूट है वो किसी कोर्स को 10,000 रुपये में दे रहा है, मैं आया मैंने वही कोर्स 1,000 में देना शुरू कर दिया, सेम क्वालिटी का, उससे भी अच्छी क्वालिटी का। तो जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं पहले यहाँ थे, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। इस बंदे ने तो कुछ नहीं किया, इस बंदे ने तो प्राइस नहीं बढ़ाई, पहले भी 10,000 थी आज भी 10,000 है, लेकिन मैं मार्केट में आया, मैंने कुछ और पैटर्न में लेकर के आ गया, तो यहाँ से डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। चलो भाई अपनी ऐसा नहीं करते, अपना एग्जाम्पल नहीं देते। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, मस्टर्ड ऑयल और सोयाबीन ऑयल, इसको कहते हैं क्रॉस डिमांड और ऐसी कमोडिटी को आपस में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं ना, इनको जॉइंट डिमांड भी कहते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड होती है, जैसे कि दो चीज़ों की डिमांड अपन करते हैं, उसको जॉइंट डिमांड भी कहते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, मस्टर्ड ऑयल और सोयाबीन ऑयल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड क्या होता है उसको समझो। कोई एक चीज़ जब हम खरीद रहे हैं, जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि आप, क्या एग्जाम्पल है बड़ा अच्छा, कोई ऐसा लेते हैं जो एक दूसरे से कोरिलेटेड हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड आपने ख़रीदा है। अगर आपने ब्लैक बोर्ड ख़रीदा है तो ब्लैक बोर्ड की डिमांड तो बढ़ी ही बढ़ी, साथ ही साथ इसकी एक और डिमांड बढ़ जाएगी। बताओ वो कौन सी चीज़ बढ़ेगी, चौक। भाई ब्लैक बोर्ड खरीदोगे तो चौक भी तो खरीदनी पड़ेगी, बिना चौक के ब्लैक बोर्ड का क्या करोगे। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप वाइट बोर्ड खरीद रहे हो, आपने कहा सर मैं तो वाइट बोर्ड खरीदूंगा, खरीद ले भाई। वाइट बोर्ड खरीदोगे तो साथ में आपको यहाँ पर मार्कर पेन भी खरीदना पड़ेगा। अगर आप कोई बुक खरीद रहे हो तो बुक के साथ साथ आपको पेन भी खरीदना पड़ेगा। अगर आप पेंसिल खरीद रहे हो तो आपको यहाँ पर साथ साथ इरेजर भी खरीदना पड़ेगा, आपको यहाँ पर शार्पनर भी खरीदना पड़ेगा। इनको क्या कहते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। हमारी डिमांड तो सिर्फ एक चीज़ की है, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें हमें साथ साथ खरीदनी पड़ रही हैं। इन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड कहते हैं। जैसे कि ब्रेड खरीदोगे, जो ब्रेड बटर खाते हैं, जो ब्रेड खरीदोगे तो बटर भी खरीदना पड़ेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल, जूते खरीदोगे तो मोजे भी खरीदने पड़ेंगे। चलो बहुत से लोग तो मोजे नहीं पहनते, तो जूते खरीदने हैं तो उसके साथ शू लेसेस भी खरीदने पड़ेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मान लो आपने चाय खरीदी है तो उसके लिए दूध खरीदना पड़ेगा, फिर दूध खरीदा है तो शक्कर भी खरीदना पड़ेगा। ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड्स हैं, इनको जॉइंट डिमांड कहते हैं। आप डिमांड तो सिर्फ एक प्रोडक्ट की कर रहे हो, लेकिन साथ में कुछ और प्रोडक्ट उसके साथ हमको लेने पड़ते हैं। यहाँ पर आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति अकेला जूते के फीते लेके आया हो, किसी व्यक्ति के पास जूते नहीं है लेकिन वो जूते के मोजे खरीदने जा रहा है, किसी व्यक्ति के पास ब्लैक बोर्ड नहीं है वो सिर्फ चौक खरीदने जा रहा है। ये चौक तभी बिकेगी
जब मार्केट में ब्लैक बोर्ड बिकेगा। ये मार्कर पेन तभी बिकेंगे जब मार्केट में वाइट बोर्ड बिकेगा। ये पेन तभी बिकेंगे जब किताबें बिकेंगी। ये इरेजर, ये शार्पनर, आप खुद ही सोचिए, अगर मान लो मार्केट से अपन पेंसिल गायब कर दो कि पेंसिल पर बैन है, अब कोई पेंसिल नहीं बिकेगी, तो इस शार्पनर का क्या चार्ज डालोगे? शार्पनर अपने आप बंद हो जाएगा। तो कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने आप ही एक पहले प्रोडक्ट के साथ बिकता हो, उसे क्या कहते हैं अपन? ऐसी डिमांड को क्या कहते हैं? जॉइंट डिमांड कहते हैं। उनको क्या कहते हैं अपन? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड कहते हैं। समझ गए? जैसे चाय पत्ती खरीदी है, अब आपको पता है चाय पत्ती खरीदोगे तो ऐसे ही बिना अकेली चाय को तो नहीं पी सकते। आजकल तो लोग बनाने लग गए हैं ब्लैक टी, पता नहीं कौन कौन सी फलानी टी बनाते हैं, लेकिन चाय बनानी है तो चाय पत्ती खरीदी है तो सीधी सी बात है ये दूध भी खरीदेगा, सीधी सी बात है ये शक्कर भी खरीदेगा, और आप जोड़ो तो सर अदरक भी खरीदेगा तो खरीद ले इलायची भी खरीद ले, फिर तो चाय में आप कुछ भी कर दो, मसाला बना दो, उसमें सब कुछ कर दो। लेकिन 3 बेसिक चीज़ें हैं, इनको क्या कहते हैं? जॉइंट डिमांड। उसके बाद आ जाओ ड्राइव डिमांड। ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है ड्राइव डिमांड। एक डिमांड, एक चीज़ आप मांगते हो और उससे जाना कितनी सारी डिमांड बढ़ जाती है। ड्राइव डिमांड का मतलब क्या होगा? जैसे कि मान लो आपको चाहिए ब्रेड, ये जो मैंने एग्जांपल दिया उसी को समझ लेते हैं, ठीक है? आपको ब्रेड चाहिए, आप कंज्यूमर हो, ठीक है, ये आप हो, आप मार्केट में जाते हो, आपने ब्रेड की डिमांड की, आप किसके पास गए? आपके आसपास में जो भी शॉप होगी, नियर बाय शॉप होगी, उसके पास जाओगे, साहब मुझे ब्रेड चाहिए। ये शॉप ब्रेड कहाँ से लाएगा? ये शॉप वाला जो है वो ब्रेड लेकर के आएगा बेकरी से, ये बेकरी वाले के पास जाएगा कि कंज्यूमर ब्रेड मांग रहा है, मुझे ब्रेड चाहिए। बेकरी वाला बोलेगा ठीक है मिल जाएगी ब्रेड। तो ये बेकरी वाले को, जो बेकरी वाला है, ये ब्रेड कैसे बनाएगा? ये आटे से बनाएगा, फ्लोर से बनाएगा। अब ये फ्लोर कहाँ से लाएगा? ये फ्लोर, वो फ्लोर मिल के पास जाएगा, आटा चक्की वगैरह वहाँ पर जाएगा। फ्लोर मिल के पास कहाँ से आएगा? वो गेहूं से लाएगा, गेहूं से आटा बनाएगा। ये गेहूं कहाँ से आएगा? ये गेहूं वो रिटेलर वालों से लेकर के आएगा, या हो सकता है डायरेक्ट किसी फार्मर से लेकर आया हो। अब फार्मर ये गेहूं कहाँ से लाएगा? फार्मर इस गेहूं को उगाने के लिए उसका सीड खरीदेगा, फर्टिलाइजर खरीदेगा, ज़मीन किराए पर लेगा, मैन्योर लेगा, पेस्टिसाइड लेगा, इंसेक्टिसाइड लेगा। बताओ, आपकी डिमांड, आपकी ब्रेड की डिमांड ने यहाँ पर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बिकवा दिए, आपकी ब्रेड की डिमांड ने यहाँ पर फर्टिलाइजर तक बिकवा दिए। क्या रिलेशन बन रहा है? आप मार्केट में ब्रेड खरीदने जाओगे, मैं आपसे कहूँगा तुम्हारे इस ब्रेड के चक्कर में वहाँ किसान फर्टिलाइजर दे रहा है, आप कहोगे पागल है क्या, मैं ब्रेड खरीद रहा हूँ फर्टिलाइजर वो कैसे दे रहा है? दे रहा है। इसको कहते हैं ड्राइव्ड डिमांड। इसको क्या कहते हैं अपन लोग? ड्राइव्ड डिमांड कहते हैं। तुम्हारे ब्रेड के चक्कर में ये जो पूरी चेन है, भाई ब्रेड कहाँ से लाओगे? दुकानदार से लाओगे ना, आपके आसपास में जो भी दुकान होगी वहाँ से लाओगे, या हो सकता है आप डायरेक्ट बेकरी के पास ही चले जाओ कि भाई ब्रेड दे। तो जो बेकरी वाला है वो ब्रेड कैसे लाएगा? वो बनाएगा, वो काय से बनाएगा? आटे से बनाएगा। आटा कहाँ से लाएगा? वो फ्लोर मिल से लाएगा। फ्लोर मिल, ये हो सकता है खुद की फ्लोर मिल हो। फ्लोर मिल कहाँ से लाएगा? वो गेहूँ लाएगा। गेहूँ कहाँ से खरीदेगा? वो या तो सब्जी मंडी जाएगा, सब्जी मंडी नहीं, अनाज मंडी जाएगा, या हो सकता है डायरेक्ट किसान से खरीद ले। और किसान गेहूँ कहाँ से लाएगा? वो उगाएगा, उसको उगाने के लिए वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये सब कुछ, यानी जो कुछ भी है वो सब यहीं से शुरू होता है, कंज्यूमर से। कंज्यूमर से ही शुरू है और कंज्यूमर पर ही ख़त्म है। ये डिमांड करेगा तो ये सारी चीज़ें चलेगी। अगर मान लो कंज्यूमर ने ब्रेड खाना बंद कर दिया, कंज्यूमर ने रोटी खाना बंद कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा आज से रोटी, सब लोग रोटी खाना बंद कर दो, तो गेहूं का उत्पादन हम काय करेंगे? फिर गेहूं का यूज़ ही क्या है भाई? गेहूं का उत्पादन हो ही काय के लिए रहा है? ब्रेड बनाने के लिए तो हो रहा है, रोटी बनाने के लिए तो हो रहा है, ब्रेड के लिए तो हो रहा है उसका पूरा की पूरा। अगर कंज्यूमर ने ब्रेड खाना बंद कर दिया तो ये गेहूं का उत्पादन खत्म, गेहूं का उत्पादन खत्म तो ये सारी चीज़ें जो गेहूं में लग रही थी वो सब खत्म, इन सब की डिमांड भी खत्म हो जाएगी। समझ गए भाई? तो एक चीज़ ने, हमने डिमांड किसकी की? ब्रेड की है। डिमांड हमारी ब्रेड की थी, लेकिन उसके चक्कर में जाना जाने कौन कौन सी चीज़ों की डिमांड मार्केट में बढ़ गई। इसको कहते हैं क्या? ड्राइव्ड डिमांड। इसको क्या कहा जाता है? ड्राइव्ड डिमांड। समझ गए? आज की डेट में अगर एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बात करूं, यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल और बताना चाहूँगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का, जॉइंट डिमांड का। जैसे कि बाइक, अगर आपने बाइक खरीदी है तो सीधी सी बात है आपको पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा। बिना पेट्रोल के बाइक कोई मतलब नहीं है। भाई पेट्रोल क्यों खरीदते हैं हम लोग? अगर मैं कहूँ इस पूरी दुनिया में से जितनी भी आपकी ऑटोमोबाइल्स हैं, जितनी भी आपकी, चाहे बाइक हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, कोई भी हो, अगर वो सब कुछ बंद कर दें तो पेट्रोल का फिर काम क्या है? पेट्रोल हम क्यों खरीदेंगे? ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ बंद कर दे, सब साइकिल पर चले, इलेक्ट्रिक कार से चले, तो पेट्रोल का काम खत्म हो जाएगा। पेट्रोल लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि लोग बाइक खरीद रहे हैं, क्योंकि लोग कार खरीद रहे हैं।
ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? आपका जॉइंट डिमांड का है। मुझे थोड़ी देर से याद आया पर कोई नहीं, समझ गए। ये होता है आपका ड्राइव्ड डिमांड। ये क्या है? आपका ड्राइव्ड डिमांड है कि आप एक चीज़ की डिमांड कर रहे हो, बाकी की सारी चीज़ें आप, हालांकि आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपने तो ब्रेड खरीदा, आपको ये फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है, ये कंज्यूमर को फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी डिमांड की वजह से आपने ब्रेड की डिमांड की किसको? शॉप वाले के पास। तो शॉप वाले को बेकरी वाले के पास जाना पड़ा, बेकरी वाले को फिर आटा खरीदना पड़ा, और वो आटे खरीदने के लिए उसको फ्लोर मिल पे जाना पड़ा, फ्लोर मिल वाले को गेहूं खरीदना पड़ा, गेहूं खरीदने के लिए उसको किसान के पास जाना पड़ा, और किसान को फिर ये गेहूं उगाने के लिए सब कुछ करना पड़ा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आप ड्राइव्ड डिमांड में और कॉम्प्लीमेंट्री में कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर क्या है? ये कंज्यूमर है, इस कंज्यूमर ने अगर किताब खरीदी है तो इसी कंज्यूमर को पेन भी खरीदना पड़ेगा। इस कंज्यूमर ने अगर ब्लैक बोर्ड खरीदा है तो इसी कंज्यूमर को चौक भी खरीदनी पड़ेगी। जबकि ड्राइव डिमांड में ऐसा नहीं है। ड्राइव डिमांड में तो सिर्फ उसको ब्रेड खरीदनी है, उसको ये फर्टिलाइजर सीड थोड़ी ना खरीदना है। ये फर्टिलाइजर सीड तो फिर किसी और को खरीदने पड़ेंगे सिर्फ इस ब्रेड के उत्पादन के लिए। आपको ब्रेड मिल जाए इसलिए इसके सबसे लोवेस्ट, अपन सबसे निचले हिस्से पर जाएंगे तो वहाँ पर किसान मिलेगा जो कि इस ब्रेड के लिए गेहूँ उगा रहा होगा, और गेहूँ उगाने के लिए उसे ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें कहलाती है ड्राइव डिमांड। अब आ जाओ अपन बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राइस, सॉरी बड़ा सिंपल सा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी इसको कहा जाता है। क्या होता है इसको? इसको ईपी से डिनोट करते हैं अपन लोग। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग याद रखें। ईपी इक्वल्स टू क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उसमें कितना परसेंट चेंज हुआ है, और डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। ये फॉर्मूला याद रखो। पर यहाँ पर सबके फॉर्मूले, जैसे कि ऊपर वाला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? ये बन जाएगा आपका डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू का मतलब क्या है? चेंज इन दी क्वांटिटी। तो चेंज इन दी क्वांटिटी कैसे होगी? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, या न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी, ऐसी ही होगी, डिवाइडेड बाय दी ओरिजिनल क्वांटिटी। ओल्ड की जगह पर आप ओरिजिनल, या तो इसको लिखो ही मत ही, छोड़ो। अभी एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेंगे। ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही यहाँ पर देखो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये हो गया आपका डेल्टा पी, ये नहीं है, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, यानी कि चेंज इन दी प्राइस। तो चेंज इन दी प्राइस कैसे निकालोगे? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, डिवाइडेड बाय पी मतलब आपका ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। यहाँ पर भी तो 100 लगाओ, ये यहाँ से निकाल लो आप। बड़ा सिंपल सा है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के तौर पे अपन इसको समझे, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बना दो आप। क्या बनेगा? ये ऊपर आ जाएगा आपका डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, नीचे आ जाएगा आपका डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ये 100 से 100 कैंसिल करो, सिंप्लीफाई करो इसको, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू ये ऊपर पहुँच जाएगा तो पी अपॉन डेल्टा पी, ये बन गया। हालांकि वो नहीं, आप तो बस इतना याद रखो, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। और इन दोनों को याद रखो। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मान लो कोई एक कॉमोडिटी है, कोई भी एक मान लो वस्तु ले लो अपन, कोई भी एक कॉमोडिटी ले लो, ठीक है। इसकी जो प्राइस है, जैसे कि मान लो इसकी जो, मान लो अपन क्या समझे, मान लो अपन बनाना समझ लो, केले समझ लो आप, बनाना की अपन ने बात की, ठीक है। 10 बनाना मतलब क्वांटिटी जो क्यू है वो कितनी है? इसकी 10 है। अभी क्वांटिटी डिमांड कितनी कर रहा है? जो कंज्यूमर है वो 10 केले खाता है भैया, उसको 10 बनाना चाहिए रोज के खाने के लिए, ठीक है। और जो प्राइस चल रही है वो कितनी चल रही है? 1 रुपया पर बनाना का। प्राइस कितना चल रहा है? 1 रुपया पर बनाना के हिसाब से चल रहा है। प्राइस जो है वो इसकी कम हो जाती है, मार्केट में प्राइस जो है वो कम हो गई। मान लो अब जो प्राइस है वो हो गई है आपकी 0.95, या सिंपल सा लिखो यहाँ पर 95 पैसे हो गई है। तो रुपया को उठाकर इसके पैसे कर दो। मान लो अब जो न्यू प्राइस है, जो नई प्राइस है वो हो गई है आपकी 95 पैसे पर बनाना।
95 पैसे पर बनाना हो गई, यानी कि प्राइस कम हो गई तो इसकी बनाना क्या, वो बोले क्या पैसे तो अपन को उतने ही खर्च करने, पहले भी 10 रुपये खर्च कर रहा था 10 बनाना खरीदने में, अब प्राइस कम हो गई है तो इसी 10 रुपये में जो नई क्वांटिटी हो जाएगी, अब जो नई क्वांटिटी डिमांड करेगा वो 12 की हो जाएगी। पहले वो 10 केले खा रहा था, 12 केले खा रहा है। तो अपन से पूछ ले भाई, इस तरह का डाटा देखे वो अपन से पूछ ले कि बताओ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया, ईपी कितना हो गया। तो ईपी आप यहाँ से निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे अपन यहाँ से, पहले तो आप निकाल लो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, मतलब चेंज इन द क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। पहले वो 10 मांग रहा था, अब वो 12 मांग रहा है, मतलब क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है। यहाँ से निकाल दीजिए आप, ऊपर वाला निकालेंगे तो क्वांटिटी में डायरेक्ट यही लिखना, डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा। डेल्टा क्यू मतलब क्या है, चेंज इन द क्वांटिटी। तो पहले 10 मांग रहा था, अब 12 मांग रहा है, मतलब क्वांटिटी में चेंज हुआ है 2 का। न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना है 10 था, यानी कि जो हो जाएगा 2/10, 2/10। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 2/10 आ जाएगा। ठीक है, प्राइस की अगर हम बात करें तो पहले प्राइस कितना था 1 रुपये, यानी कि इसको आप चाहे तो आप पैसे में लिख रहे हैं तो 100 पैसे लिखिए, क्योंकि यहाँ पर अपन पैसे में लिखा है। तो पहले 100 पैसे थी, अब 95 पैसे है, तो इसमें अब वो निकाल लीजिए अपन। तो पहले कितना था 100 पैसे, अब कितना है 95 पैसे, और पुराना वाला वही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/100। लेकिन यहाँ पर प्राइस कम हुई है इसलिए इसको माइनस में लिखना, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर घटा है तो माइनस में लिखते, अगर प्लस होता, अगर बढ़ता तो फिर इसको माइनस में ही लिखते, यहाँ पर माइनस में लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा अपना कितना माइनस का 5/, उल्टा लिखना पड़ेगा ना, ये लिखना पड़ेगा अपन को 100 माइनस का 5, क्योंकि ये P अपॉन डेल्टा P है। तो इसको करो, वही मेरा कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा गंदा है 2। तो ये हो जाएगा आपका 4 -4, कितना आ गया -4। ये -4 इसलिए आया है क्योंकि प्राइस वहाँ पर कम हुई है। तो -4 से आप क्या समझते हो, यहाँ पर जो 4 आया है इसका क्या मतलब हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर 1% आपने प्राइस में गिरावट की, यानी किसी भी वस्तु की अगर प्राइस में 1% की कमी आई तो उसकी क्वांटिटी जो है वो डिमांडेड क्वांटिटी 4% बढ़ गई। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर कोई भी वस्तु है उसमें 1% की कमी आई, 4 आने का मतलब ये हो गया, 4 आने, वो आने मत समझना है, 4 निकलने का मतलब ये समझ लो। इससे 4 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर 1% प्राइस में कमी हो रही है तो 4% डिमांड बढ़ रही है। इससे ये रिलेशन निकल जाता है इस एग्जाम्पल से। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका ये रिलेशन बता देता है परसेंटेज का, कि कितना परसेंटेज अगर कम हो रहा है तो डिमांड कितनी परसेंटेज बढ़ गई है। तो यहाँ पर प्राइस जो है, तो इससे अपना क्या रिलेशन निकला है कि भाई प्राइस अगर 1% कम होती है तो डिमांड 4% बढ़ गई है, 4% डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, यही है आपका। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया है। एक एग्जाम्पल देके आप यहाँ पर कोई भी दूसरा एग्जाम्पल लगा सकते हो, जो भी मन में आपका डाटा हो वो आप यूज़ कर सकते हो। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो घट बढ़ रही हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर एग्जाम्पल अपना डाटा पुटअप करके ये आप निकाल सकते हो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ग्राफ के चक्कर में बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल वे में, जितना सिंपल तरीके से हो सकता है उतना सिंपल तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया है पूरा एनालिसिस करके। तो आप ये देख लीजिए, इतना सिंपल शायद आपको किसी किताब में मिल जाए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। पहला क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पहला क्या है आपका, ऐसे टोटल 5 हैं, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, फिर रिलेटिवली इलास्टिक है, फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक है, फिर यूनिटरी है। तो पहला आप समझो क्या, परफेक्टली इलास्टिक। थोड़ा ध्यान से सुनना इनको, इलास्टिक इनइलास्टिक कंफ्यूज मत हो ना, बार बार इनको देखना। पहला क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा मुझे कैमरा चेक करने दो। यस, एवरीथिंग इज गुड। नाउ पहला क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन डिमांड में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। जैसे कि मान लो कोई एक वस्तु है एक्स, पहले ये 100 रुपये की थी, आज भी 100 रुपये की है, तो डिमांड, फिर भी इसकी डिमांड बदल गई, डिमांड में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन डिमांड में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। और वो 3 जो फैक्टर थे ना, वो भी सेम टू सेम है। उस व्यक्ति की इनकम भी नहीं बदली है, उस व्यक्ति का क्या कहते हैं अपना टाइम, सॉरी टेस्ट और प्रेफरेंस भी नहीं बदला है, इससे रिलेटेड कोई गुड वगैरह है उस, वो भी अल्टरनेटिव भी नहीं आया है। वो तीनों चीज़ें सेम है, ध्यान रखना। जब भी आप लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हो तो उसमें डिमांड की आप कभी भी बात करोगे लॉ ऑफ डिमांड की, तो वो 3 फैक्टर तो आपको कांस्टेंट रखने हैं। वो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, उसको आप हमेशा ध्यान में रखना। ये 3 चीज़ें तो आपको हमेशा कांस्टेंट रखनी है, ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं,
परफेक्टली इलास्टिक के अंदर कि यहाँ पर प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन डिमांड फिर भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? इस केस में फॉर्मूला क्या है आपका? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं ईपी क्या हो जाएगा आपका? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ मतलब प्राइस तो नीचे क्या आ जाएगी? जीरो, और ये यहाँ पर बदल गया है तो इसको जब काटोगे तो क्या हो जाएगा? ईपी इक्वल्स टू हो जाएगा इनफाइनाइट। ईपी कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेते हैं कि भाई परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है डिमांड का? वो होता है आपका इनफाइनाइट। याद रखना है इसको। कई किताबों में आपको ये भी मिलेगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता जो कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का हो। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसकी प्राइस में कोई बदलाव ना हो लेकिन डिमांड में बहुत बड़ा बदलाव हो। लेकिन फिर भी कुछ किताबों में ऐसे प्रोडक्ट दिए हुए हैं, जैसे कि कुछ लग्जरी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि गोल्ड है, कार है। गोल्ड और कार के केस में क्या होता है? आपने यूजुअली देखा होगा कि गोल्ड जो है जब शादी ब्याह का मौसम आता है तब गोल्ड की खरीदारी ज़्यादा होती है। भाई आज जैसे कि मान लो मैंने कहा कि भाई जो गोल्ड है वो 50,000 का तोला चल रहा है, तोला या सिंपल अपनी भाषा में 50,000 का पर 10 ग्राम के हिसाब से चल रहा है। 10 ग्राम जो सोना है वो 50,000 का आता है। ठीक है, अभी कोई शादी ब्याह का मौसम नहीं है तो लोगों ने गोल्ड खरीदना कम कर दिया होगा। मौसम देखो, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है गोल्ड के खरीदारी में, क्योंकि अभी शादी ब्याह का कोई मौसम नहीं। हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है, अपने यहाँ पर वही होता है इंडिया के अंदर कि जब शादी ब्याह स्टार्ट होते हैं, जैसे दिवाली के बाद अपने जो पूजन वगैरह होता है 15-20 दिन बाद जैसी शादियाँ स्टार्ट होती हैं, उसके बाद से फिर जो सोने की खरीदारी हो तो अचानक से बढ़ जाती है। तो प्राइस तो अभी भी वही है, सेम टू सेम है, लेकिन खरीदारी बहुत ज़्यादा कम हो गई। डिमांड उसकी एकदम से चेंज हो गई है। डिमांड में क्या हो गया? एकदम से चेंज है। प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ लेकिन डिमांड में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। किसमें? गोल्ड में। जैसे आपका शादी ब्याह का सीजन आ जाएगा, प्राइस तब भी 50,000 की रहेगा लेकिन डिमांड एकदम से इसकी बढ़ जाएगी। प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ लेकिन डिमांड फिर एकदम से बढ़ जाएगी। यहाँ पर लार्ज चेंज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो कम हो रहा है, यहाँ पर कम भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है, कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। तो गोल्ड को बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में रखा जाता है। कई जगह पर तो ऐसा लिखा है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक में आए, कि जिसमें कोई प्राइस में चेंज ना हो और डिमांड में बहुत बड़ा चेंज हो जाए। लेकिन कुछ किताबों में दिया हुआ है गोल्ड और कार के बारे में भी। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। दूसरा देखो जस्ट उसका अपोजिट, परफेक्टली इलास्टिक का ठीक अपोजिट है परफेक्टली इन इलास्टिक। बस ये IN जुड़ गया, इन इलास्टिक। इसमें ठीक अपोजिट है। यहां पर क्या हो रहा था कि जो डिमांड है, प्राइस में कोई बदलाव नहीं था लेकिन डिमांड में बहुत बड़ा बदलाव है। यहां पर प्राइस में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया अपन ने लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ। ईपी निकालो, क्या आ जाएगा इसका? ऊपर क्या आता है आपका? परसेंटेज इन डिमांड और परसेंटेज इन प्राइस। अब यहाँ पर देखो अपना डिमांड में कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब ऊपर जीरो है तो ईपी भी कितना आ जाएगा आपका? जीरो की जीरो आ जाएगा। जब नीचे से डिवाइड करते हैं तब इनफाइनाइट आता है। यहाँ पर क्या आएगा? ईपी जीरो। तो एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होता है? तो वो जीरो होता है। क्या ऐसा भी कोई है? कई किताबों में इसके बारे में भी यही दिया हुआ कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट नहीं होता जो परफेक्टली इन इलास्टिक में आता है, लेकिन ऐसा एक प्रोडक्ट होता है और उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और वो प्रोडक्ट है नमक। आपको सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। बिल्कुल ले लो जो भाई, अभी आप नमक 10 रुपए का आता है, मान लो जो नमक है सॉल्ट, अगर आप मार्केट में खरीदने जाओ, एक मैं भाव नहीं बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो 1 किलो नमक जो है वो 10 रुपए का आता है। ठीक है, कल आप गए तो ये नमक 20 रुपए का हो गया, 4 दिन बाद गए तो ये नमक 40 रुपए का हो गया, 1 महीने बाद मान लो आप गए, ये नमक हो गया 1000 रुपए का। 1000 रुपए का 1 किलो। क्या इसकी खरीद में कोई गिरावट आने वाली है क्या? नमक की खरीद में कोई गिरावट आने वाली है क्या? एक परिवार, एक फैमिली है जो एक महीने में 1 किलो नमक खा जाता है। एक परिवार 1 महीने में 1 किलो नमक की खपत करता है। अगर वो 10 रुपये किलो आएगा तब भी उसको 1 किलो लेना पड़ेगा, और अगर वही नमक 1000 रुपये किलो कर दो, आप 1000 रुपये का भी दोगे तब भी उसको नमक तो लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि नमक का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। नमक तो खाना ही खाना पड़ता है, बिना नमक के आप नहीं रह सकते। कब तक रह लोगे? आप सोचोगे चलो नमक बंद करके 1000 की जगह अपन फ्रूट्स खा लेंगे, कब तक खाओगे फ्रूट्स? पूरा घर तो फ्रूट नहीं खा सकता, नमक तो आपको लेना पड़ेगा।
कई किताबों में ऐसा दिया हुआ है कि नमक को भी इस कैटेगरी में नहीं रखें, क्योंकि नमक ऐसा कोई प्रोडक्ट, उनका कहना ये है कुछ ऑथरों का कि भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं है जो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में आ जाए, कि उसकी प्राइस में बहुत बड़ा बदलाव हो और डिमांड में कोई बदलाव ना हो। लेकिन चूंकि अपने एग्रीकल्चर में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, सॉल्ट किस में रखते हैं अपन, तो सॉल्ट को परफेक्टली इन इलास्टिक में रखते हैं कि प्राइस भले ही आप इसकी 100 गुना बढ़ा दीजिए, डिमांड में कोई बदलाव नहीं होगा, डिमांड वही की वही रहेगी। आप पहले जो 1 रुपये का 10 रुपये का 1 किलो मिल रहा था, तब भी लोग उसको उतना ही ले रहे थे नमक को, और अगर उसका प्राइस 1000 कर दोगे तब भी उसको उतना ही लिया जाएगा। इसमें एक और एग्जांपल आप जोड़ सकते हो, अभी तो नहीं बट इन फ्यूचर में गारंटीड कह सकता हूँ इसमें एक और एग्जांपल जुड़ेगा, और वो एग्जांपल होगा पानी, वाटर। अभी तो पानी फ्री में मिल जाता है, नदियाँ बह रही हैं, सब कुछ है, लेकिन भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा कि पानी जो है वो खरीदना पड़ेगा। आज तो खरीद ही रहे हैं, आज ही वाटर बॉटल मार्केट में बिक रही है। मैं तो उस व्यक्ति को सैल्यूट करता हूँ जिसने पानी बेचने का आइडिया अपने दिमाग में लेकर आया कि पानी भी बिक सकता है। सोचो, बोतलों में भर के पानी बेचने का आइडिया सबसे पहली बार किसके दिमाग में आया होगा, किसने शुरू किया ये पानी का बिजनेस, कभी सोचा होगा किसी ने? आज से अगर अपन 50-60 साल पहले चले जाओ तो आज देश आज़ाद हुआ, उस टाइम पर शायद किसी ने सोचा भी ना हो कि पानी भी बिक सकता है। किसके दिमाग में इतना बेहतरीन आइडिया था कि भाई पानी को भी बेचें अपन, थोड़ा सा उसको फिल्टर करके और ब्रांड चिपका के बोतलों में भर के पानी, 30-30 रुपये की 1-1 लीटर पानी, 50-50 रुपये का 1-1 लीटर पानी। वो जाने कौन सी तो खबरें आती हैं, विराट कोहली जो पानी पीता है वो 1 लीटर पानी 2 लाख का आता है, 3 लाख का आता है। भगो यहाँ से बेवकूफ़ों सालों, 1 लीटर पानी 1 लाख का पियोगे, नल का पानी पी लो। तो आने वाले दिनों में ना ये पानी जो है ना वो भी आपका परफेक्टली इन इलास्टिक में आएगा, देखना। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है, अगर मान लो मैं अभी की एक कल्पना करो ऐसा कि मान लो पानी जो है वो पूरा की पूरा मार्केट में बिक रहा है, आपको फ्री पानी नहीं मिल रहा, क्या पानी के बिना कोई जिंदा रह सकता है? क्या नहीं रह सकता। पानी मान लो अभी 10 रुपये का लीटर बिक रहा है मार्केट के अंदर, इसी पानी को अगर मान लो मैं 1000 रुपये का लीटर कर दूं तब भी लोग खरीदेंगे, पानी को तो नहीं छोड़ सकते। ऐसी नमक हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है आपके परफेक्टली इनइलास्टिक। लेकिन अभी मत करना पानी को, अभी ये इसका एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि अभी तो पानी वैसे ही अवेलेबल है। इन फ्यूचर लेकिन पानी को भी इसमें रखा जाएगा, ठीक है। तो सॉल्ट क्या है अपना एक परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में। उसके बाद आ जाओ अपना रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ऐसे ही एक और आएगा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होता है, प्राइस में बहुत हल्का सा चेंज होता है, बहुत हल्का चेंज होगा, लेकिन डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा बदल जाती है। इसके केस में जो कॉफिशिएंट है वो हमेशा 1 से कम आएगा, चाहे तो करके देख लो। EP इक्वल्स टू कितना होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमने यहाँ पर क्या कहा है, स्मॉल चेंज इन द प्राइस। प्राइस के अंदर बहुत कम चेंज आया है, लेकिन डिमांड के अंदर बहुत, मतलब ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और नीचे वाली वैल्यू कम होगी। तो सीधी सी बात है, जो रेशियो है वो क्या आएगा, 1 से ज़्यादा आ जाएगा, वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाएगी। यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1 से ज़्यादा आएगा। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जब कोई कंज्यूमर उसके सब्सटीट्यूट या अल्टरनेट पर चला जाए। जैसे कि मैंने कहा मार्केट में चाय भी बिकती है, मार्केट में कॉफ़ी भी बिकती है, ठीक है। ये कॉफ़ी बिक रही है 50 रुपये की 1 किलो, ठीक है, सॉरी चाय बिक रही है 50 रुपये की 1 किलो, और मान लो कॉफ़ी भी बिक रही है 50 रुपये की 1 किलो। चाय वाले ने थोड़ा ऐसा सोचा कि एक काम करते हैं, थोड़ी सी इसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। अपन ने क्या बोला, स्मॉल चेंज इन प्राइस, तो इसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। इसने क्या बोला, स्मॉल चेंज इन प्राइस, तो थोड़ी सी इसकी, उसके मन में लालच आया, उसने सोचा एक काम करते हैं, 50 से ना इसको 52 रुपये कर देते हैं, 52 रुपीज़ पर kg कर देते हैं। बस इतना सुन के तो कंज्यूमर का दिमाग खराब हो जाता है, 50 की 52 कर दी, 2 रुपये महंगी कर दी, भाड़ में गया, मैं तो कॉफ़ी खरीद लूँगा। उसको छोड़ के वो सीधे कहाँ पहुँच जाता है, कॉफ़ी पर। ऐसा होता है, छोटे छोटे से बदलाव अगर प्राइस में हो तो डिमांड बहुत बड़ी हो जाती है। एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है, अगर मान लो ये कॉफ़ी नहीं होती, तो इसकी डिमांड वही रहती, तब भी लोग इसको खरीदते। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट में अवेलेबल है ना, कॉफ़ी अवेलेबल है, कंपटीशन बहुत आई है। कॉफ़ी यहाँ पर जैसे कि 2 दुकानें हैं आपकी, एक शॉप ये रही, एक शॉप ये रही, इसके पास भी पिज़्ज़ा मिलता है और इसके पास भी पिज़्ज़ा मिलता है, दोनों के पास पिज़्ज़ा मिल रहा है, दोनों का टेस्ट सेम टू सेम है, दोनों की जो प्राइस है वो 100 रुपये की है, यहाँ पर भी प्राइस 100 रुपये की है। इसके दिमाग में थोड़ा सा लालच आया, इसने सोचा कि एक काम करते हैं, 100 की जगह इसको 102 रुपये कर देते हैं। तो लोगों को 2 रुपये क्यों ले रहा है भाई ज़्यादा, तो हम तो वहाँ चले जाएंगे, लोग यहाँ सब की सब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, सिर्फ 2 रुपये के चक्कर में, 5 रुपये के चक्कर में। तो प्राइस में बहुत हल्का सा बदलाव किया, डिमांड एकदम से बदल गई। क्यों, बिकॉज ऑफ द सब्सटीट्यूट और अल्टरनेट। अगर मान लो ये शॉप यहाँ पर ना होती तो फिर ये एक तरह से बिजनेस के फैक्ट है, बिजनेस ट्रेनिंग वगैरह में यही तो सिखाया जाता है, यही चीज़ तो बताई जाती है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को समझिए, प्राइस बढ़ानी है तो उससे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं आपके प्रोडक्ट का कोई सब्सटीट्यूट या अल्टरनेटिव तो नहीं है, ये देख लो, उसके बाद ही प्राइस बढ़ाओ।
आपने आपको पता है कि अभी हमारा अल्टरनेटिव है, अगर हमने थोड़ी बहुत ही प्राइस बढ़ाई तो हमारा जो कंज्यूमर है वो कहीं और चला जाएगा, तो उस केसेस में ऐसी चीज़ें बहुत काम आती है। समझ में आ गया। उसके बाद देखो अपना रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये सिर्फ ध्यान रखना ये इलास्टिक है और ये कैसा है, इन इलास्टिक। ये इलास्टिक आपने देख लिया, इसका ठीक अपोजिट कर दो आप, इन इलास्टिक। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, प्राइस में बहुत बड़ा बदलाव है लेकिन डिमांड में बहुत कम चेंजेस आए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और वो है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का। पूछते हैं कि भाई एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ काय में आती हैं, तो वो आती हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक में। मतलब यहाँ पर प्राइस में आपने बहुत बड़ा चेंज कर दिया। एग्रीकल्चर का ले लो या कोई एसेंशियल कमोडिटी ले लो, ठीक है। यहाँ पर जो कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है वो 1 से कम रहेगा, वही ईपी परसेंटेज डिमांड अपॉन परसेंटेज प्राइस। तो यहाँ पर हमने क्या कहा है, लार्ज चेंज इन दी प्राइस है। नीचे की वैल्यू बड़ी होगी, ऊपर की वैल्यू कम होगी, तो नीचे की वैल्यू ज़्यादा, ऊपर की वैल्यू कम है, तो ईपी कितना हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ईपी कितना आएगा, 1 से कम आएगा। यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटी, जैसे कि एक किसान है अपना, अब इसको तो बेचारे को तो खेती करनी ही करनी है। फर्टिलाइज़र, जैसे कि मान लो फर्टिलाइज़र इसको देना है, फर्टिलाइज़र इसको अपने खेतों में देना है। मान लो इसको 100 किलो यूरिया देना है, कितना, 100 किलो यूरिया देना है। अभी 100 किलो यूरिया की जो कीमत है वो मान लो 1000 रुपये है, एग्जाम्पल के तौर पे 1000 रुपये। आपने क्या किया, लार्ज चेंज, प्राइस में आपने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। इस 1000 को आप 5000 कर दो, कितना कर दो, 1000 को 5000 कर दो। तो क्या ये किसान फर्टिलाइज़र नहीं देगा, क्या देना पड़ेगा उसको। वो 1000 का था, 5000 का कर दिया, फिर भी इस किसान को फर्टिलाइज़र तो देना ही पड़ेगा अगर ये खेती करता है। तो एक ऑप्शन ये है कि भाई ये खेती करना ही बंद कर दे तो बात लगे। अगर इसने खेती की है भाई, इसने अगर क्रॉप लगाई है तो क्रॉप को तो यूरिया चाहिए, फिर वो भले ही मार्केट में 1000 का है, 5000 का, किसान को तो लेना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे सर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो हैं इसको हम इसमें भी तो रख सकते हैं। कहाँ गया आपका ये, परफेक्टली इनइलास्टिक में भी तो रख सकते हैं, नो चेंज इन द डिमांड, क्योंकि यहाँ पर भी तो वही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप एग्रीकल्चर कमोडिटी को परफेक्टली इनइलास्टिक में रख दोगे, जैसे कि मान लो फर्टिलाइज़र है, अगर फर्टिलाइज़र अभी 1000 रुपये का आ रहा है और मान लो आप इसको 1 लाख रुपये कर दो, आपने कहा कि नहीं फर्टिलाइज़र 1 लाख का मिलेगा, तो किसान यहाँ पर क्या करेगा, खेती करना ही बंद कर देगा। 1 लाख का फर्टिलाइज़र थोड़ी डालेगा वो। तो यहाँ पर जब खेती करना ही बंद कर देगा तो फर्टिलाइज़र की जो डिमांड है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जबकि यहाँ पर क्या कहा गया है, नो चेंज इन द डिमांड। तो यहाँ पर अगर किसान खेती करना बंद कर दे तो डिमांड में चेंज होगा, खतरनाक, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएगा। इसलिए एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को परफेक्टली इनइलास्टिक में नहीं रखते, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को रखा जाता है, कहाँ गया आपका, जो रही है, रिलेटिवली इनइलास्टिक में। ठीक है, प्राइस में बहुत बड़ा चेंज हुआ है लेकिन डिमांड में हल्का सा चेंज आएगा, हल्का सा। जैसे कि मान लो यहाँ पर वो 100 किलो यूरिया दे रहा था, थोड़ा बहुत वो कम कर लेगा, 100 की जगह मान लो वो 80 किलो ले आएगा, लेकिन